आप समझदार लोग हैं। अगर तो मसला है तो मैं दोबारा करवा देता हूँ इसको। अगर तो आप सर ये लोग, रटीना वाला रिपीट करवाना था आपको, चले आप कर ही दें। चलो मैं रिपीट करवा देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ जी, हमने कहा है दी रिसेप्टर सेल्स आर कॉल्ड द रोड्स एंड कोन्स। हमने ऊपर पढ़ा है कि दो तरह के रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं रेटिना में। अब ये रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं इनको रोड और कोन्स कहा जाता है। ना सिर्फ ये अपने शेप सर साथ, पीछे से शोर बहुत हो रहा है, समझ नहीं आ रही। पीछे से हो रहा है इसमें, मैं इनका कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। अब ठीक है। अब इसमें कहा जी गया सर है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है द रिसेप्टर सेल्स आर कॉल्ड द रोड्स एंड कोन्स। जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो रोड्स और कोन कहलाते हैं। नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। इनका नाम इनकी शेप की बुनियाद पर रखा गया है। रोड्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। रोड्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। एंड कोन्स आर शॉर्ट। कोन्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और मोटे होते हैं और टेपर्ड होते हैं। The rods and cones are distributed unevenly throughout the retina. रोड्स और कोन्स जो हैं ये तकसीम हुए होते हैं सारे रेटिना के अंदर। The retina, the rods and cones are not only structurally dissimilar, इनके ना सिर्फ साख में फ़र्क होता है रोड्स और कोन्स के, इसके साथ साथ इनके काम में भी फ़र्क होता है। रोड्स आर मोर रिस्पॉन्सिव देन कोन्स। जो रोड्स होते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं कोन्स की निस्बत डिम लाइट के अंदर। अगर रोशनी मरतब हो तो रोड्स जो होंगे वो ज़्यादा जिम्मेदार होंगे कोन्स की निस्बत। बट दे कैन ओनली डिस्टिंग्विश ब्लैक, वाइट एंड वेरियस शेडेड ऑफ ग्रे। लेकिन ये सिर्फ ब्लैक, वाइट और जो मुख्तलिफ यानी कि शेडेड हैं ग्रे की, उनके दरमियान सिर्फ ये फ़र्क कर सकते हैं। This accounts for the black and white appearance of visual image। इस वजह से जो उसके ब्लैक और वाइट जो विजुअल किसी भी चीज़ की विजुअल इमेजेस जो है ना वो हमें डिम लाइट में नज़र आना शुरू हो जाती है। Cones are primarily responsible for the sharply focused perception। कौन जो होता है आम तौर पे या बुनियादी तौर पे जिम्मेदार होता है तेज रोशनी में, तेज परसेप्शन, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो या बहुत ज़्यादा तेज हो, उसको हम कह सकते हैं कि जी ये जिम्मेदार है इस चीज़ के। पर्टिकुलरली इन ब्राइट लाइट सिचुएशन, खास तौर पे तेज रोशनी वाली सूरत हाल में, अगर जैसे कि वो लेज़र लाइट चल रही होती है तो हमारा कौन से एक्टिवेट हो जाता है, तब रोड्स एक्टिवेट नहीं होता। रोड्स जो होता है वो डिम लाइट में होता है, कौन जो होता है वो ब्राइट लाइट में होता है एक्टिव। व्हेन यू वांट टू सी एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं क्लियरली इन अ गुड लाइट, एक अच्छी रोशनी में वाज़ह तौर पे, यू लुक डायरेक्टली एट इट, आप इस पर बराह रास्त नज़र आपकी जा सकती है, आप इसको बराह रास्त देख सकते हैं। This cause an image of object to be projected on the fovea। अब ये क्या है, वजह बनता है और उस चीज़ की जो इमेज है ना वो फोबिया पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, यानी कि फोबिया पे उस चीज़ का इमेज ये बना देता है। A slight depression at the center of the retina। रेटिना के सेंटर में दरमियान में एक हल्का सा दबाव होता है। The fovea contain only cones। फोबिया जो होता है वो कंटेन्स पर मुश्तमिल होता है। And is more sensitive to fine। और ये ज़्यादा नाजुक होता है बेहतरीन या ठीक ठाक विजुअल डिटेल हासिल करने में। Any other part of the retina, रेटिना के दूसरे किसी हिस्से की निस्बत। Not too far from the fovea is an area। फोबिया के हिस्से, फोबिया से थोड़े से फासले पे, ना के ज़्यादा दूर जाके
एक रेटिना का एक हिस्सा आता है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि इसमें कोई भी रिसेप्टर सेल्स मौजूद नहीं होता, क्योंकि नर्व फाइबर्स इधर आके नर्व फाइबर्स आपस में इकट्ठी होती हैं, क्या बनाने के लिए, फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व बनाने के लिए नर्व सेल्स जो हैं वो इधर इकट्ठे हो जाते हैं, विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू रेटिना, जो कि ट्रांसमिट करते हैं मालूमात को रेटिना से। समझ आ गई अब? यस सर। अगर कहते यस सर। हो हाँ जी, अगर ना समझ आई हो तो आप बेशक दोबारा से लेक्चर को यूट्यूब पे जाकर सुन सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास हेयरिंग साउंड, द फिजिकल स्टिमुलस। फॉर हेयरिंग, फिजिकल स्टिमुलस हेयरिंग के लिए। अब इसमें कहते हैं लाइक द सेंस ऑफ विजन। सर डार्क अडेप्शन, क्या डार्क अडेप्टेशन वो आपने करवाया नहीं? बेटा मैंने करवा दिया था, नहीं करवाया? नो सर। ये नीचे, ओहो। चले जी, डार्क अडेप्टेशन की बात कर लेते हैं। द केमिकल डिफरेंस बिटवीन द रोड्स एंड कोन्स आल्सो एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डार्क अडेप्टेशन। अब केमिकल फर्क होता है रोड्स और कोन के दरमियान, जो केमिकल फर्क होता है ना, वो इस सूरत हाल को बयान करता है डार्क अडेप्टेशन की। इफ यू गो इनटू अ डार्क रूम, अगर आप किसी अंधेरे वाले कमरे में चले जाते हैं, फ्रॉम ब्राइट सनलाइट, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपनी छत पे थे, सूरज बहुत ज़्यादा फुली सनशाइन था, आप उधर से उठ के एक ऐसे कमरे में आते हो जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो यू विल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ब्लाइंडनेस फॉर अ फ्यू सेकंड। जब आप उस रूम में चले जाते हो तो कुछ सेकंड के लिए आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ब्लाइंडनेस आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, बिकॉज द रोड्स नीड अ लिटिल टाइम टू टेक ओवरकम द कॉन्स, क्योंकि रोड्स को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि वो कॉन्स पर ओवरकम कर सके। हमने पहले पढ़ा है रोड्स का काम क्या है, डिम लाइट में एक्टिव होना, कॉन्स का काम क्या है, ब्राइट लाइट में रिस्पॉन्स देना। अब क्योंकि हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट की तरफ अंधेरे वाली जगह पे आ गए, तो हमारे रोड्स को कुछ टाइम चाहिए होता है कि वो कॉन्स पर हावी हो जाए, which were responding outside in the sun। अब कौन सा हमने पहले पढ़ लिया कि सूरज के यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है, वो कौन, जो हम उस वक्त सूरज को देख रहे होते हैं, वो कौन सी वजह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। It takes 30 minutes for the rods to reach their maximum level of responding। अब क्या है कि 30 मिनट के नज़दीक वक्त दरकार होता है कि रोड्स जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल रिस्पॉन्ड कर सके, रिस्पॉन्डिंग के मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सके। अचानक आप एक कमरे में बैठे, वहाँ बहुत ज़्यादा तेज रोशनी थी, लाइट बंद होगी, आपका रोड जो है वो कुछ सेकंड लेगा एक्टिव होने के लिए, लेकिन मुकम्मल तौर पे आपको सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। जब 30 मिनट गुजर जाएंगे ना, तो वो मैक्सिमम रीच पे पहुंच जाएगा कि अब वो डिम, कोई भी वीक स्टिमुलस भी अगर होगा ना, तो वो उसको भी देखने के काबिल हो जाएगा। जनरली ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स इन द डार्क, अंधेरे में 5 से 10 मिनट जो होते हैं, द कोज बिकम समवट मोर सेंसिटिव, कोज जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। द रोड्स अडेप्ट टू द डार्क मोर स्लोली। अब वो कहते हैं रोड जो होता है ना, वो वाला हिस्सा रोड्स का, वो वाला रोड जो होता है वो डार्क को आहिस्ता आहिस्ता से उसको अडाप्ट करना शुरू कर देता है। रीचिंग पीक फंक्शन आफ्टर 30 मिनट, तो 30 मिनट के बाद वो अपने पीक फंक्शन पे पहुंच जाता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डार्क अडेप्टेशन इज कंप्लीट, जैसे डार्क अडेप्टेशन का अमल मुकम्मल होता है, अब वीक स्टिमुलस इन अ डार्क एनवायरनमेंट में भी डिटेक्टेड। एक अंधेरी वाली जगह पे अगर कोई कमजोर स्टिमुलस भी होगा, तो हम माहौल में से उसको भी डिटेक्ट कर लेंगे बाय द रोड्स की मदद से। एंड देयरफॉर सीम
ब्लैक एंड वाइट, और इस वजह से हम ब्लैक और वाइट देख सकते हैं। समझ आ गई है? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था। दो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स ने रिस्पॉन्ड करना है डार्क और डिम लाइट वाली सिचुएशन में, कोन्स ने रिस्पॉन्ड करना है ब्राइट लाइट वाली सिचुएशन में। सूरज को अगर हम देख रहे हैं तो वो कोन्स की वजह से कोन्स रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर उधर से हम एक अंधेरे कमरे में आ गए तो थोड़ी देर तक हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। हम आंखों को इस तरह अंधेरे वाले कमरे में करना शुरू कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है रोड जो होता है वो अडेप्ट करना शुरू कर देता है डार्कनेस को। एक वक्त आता है कि उस कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से? रोड की वजह से। अंडरस्टैंड के सेकंड? जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेयरिंग साउंड, द फिजिकल स्टिमुलस फॉर हेयरिंग लाइक द सेंस ऑफ विजन। विजन की सेंस की तरह द सेंस ऑफ हेयरिंग एक सेंस और होती है जो इसको हम कहते हैं हेयरिंग, और ऑडिशन, या आप ये कह सकते हैं जिस सेंस के जरिए हम सुनते हैं। प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वो हमें मालूमात देती है दूर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनसे मुतल्लक। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, साउंड कैसे बनता है? वाइब्रेशन की वजह से वो बनता है। कैरिड बाय वाइब्रेशन किस में कैरी होती है? हवा में, पानी में और अदर मीडिया। कोई और मीडिया या कोई और रास्ता जो है उधर वाइब्रेशन की वजह से क्या बनती है? साउंड बनता है। साउंड कांट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, साउंड जो होता है वो खला में हरकत नहीं करता। इट ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मीडियम, इसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है थ्रू विच इट ट्रेवल, जिसमें से ये गुजर के अपना रास्ता जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच सके। When we hear sound, जब हम आवाज़ को सुनते हैं, साउंड को सुनते हैं, we are detecting change in the air pressure, तो हम महसूस करते हैं, मालूम करते हैं कि हवा के दबाव में कोई ना कोई तब्दीली हुई है। As they occur at the ear, जैसे ही वो एयर में दाखिल होता है या पाया जाता है। These changes have a साइक्लिकल पैटर्न, ये जो तब्दीलियाँ होती हैं ये साइक्लिकल पैटर्न की सूरत में होती हैं। एंड मूव इन अ वेव लाइक फैशन, और ये वेव्स की सूरत में हरकत करती है। सो साउंड कैन बी थॉट ऑफ एज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, तो आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो साउंड है वो फ्रीक्वेंसी रखता है ऑफ द वाइब्रेशन की। डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड, अगर आपने साउंड की पिच का जायजा लेना है, अगर आपने साउंड की पिच को जानना है तो आपको वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना ज़रूरी होगा। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि साउंड की पिच कैसी होगी। ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शन, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आर जनरली परसीव एज हाई इन पिच, जिसकी फ्री वो आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है आमतौर पे उसको ये इस तरह से लिया जाता है कि उसकी पिच भी हाई है। सिमिलरली इसके साथ साथ लाउडनेस इज मोस्ट हाईली रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड, जो लाउडनेस होती है उसका वो हाई एम्पलीट्यूड से तल्लुक रख रही होती है और फिजिकल हाइट से तल्लुक रख रही होती है साउंड की। तो देयर आर अदर फैक्टर टू, इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड कह लो या इंटेंसिटी कह लो, शिद्दत इज
amplitude or intensity usually expressed in terms of decibels। अगर आपने एम्पलीट्यूड को बताना है या इंटेंसिटी को बताना है तो आमतौर पे आप इसको डेसिबल में बयान करेंगे। A unit of measurement developed by the telephone researcher। ये वाला यूनिट जो है डेसिबल, ये किस मेजरमेंट के लिए ये डेवलप करवाया था टेलीफोन रिसर्चर, जिसने टेलीफोन पे रिसर्च की थी उसका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसने मुतारफ करवाया था। द ईयर हैज 3 मेजर डिवीजन। अगर हम कान की साख का मुताला करें तो हमें इसके 3 हिस्से नजर आएंगे। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक सबसे पहले आउटर ईयर, उसके बाद द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। ये 3 हिस्से होते हैं। द आउटर ईयर इंक्लूड 2 स्ट्रक्चर। ये 2 तरह की साख्तें रखता है आउटर ईयर जो है। दैट इज द पीना, एक को हम कहते हैं पीना। पीना किसको कहते हैं? ये बाहर वाले, ये जो बना हुआ है इसको हम पीना कहते हैं। द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, और बैरूनी तरफ जो ऑडिटरी कनाल होती है ये 2 साख्तों पे मुश्तमिल है, एक ऑडिटरी कनाल और दूसरा पिन्ना। द पिन्ना इज द एक्सटर्नल, पिन्ना क्या है? एक्सटर्नल है। विजिबल पार्ट ऑफ द एयर, कान का वो वाला हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं। दैट ट्रांसमिट द वाइब्रेशन, जो कि वाइब्रेशन को भेजता है या ट्रांसमिट करता है। ऑफ साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कनाल, साउंड वेव्स को ऑडिटरी कनाल के अंदर भेजता है। बात समझ आ गई है? इसमें बेसिकली उसने ये कहा है कि जो विजिबल पार्ट होता है और पिल्ला का काम क्या है? वाइब्रेशन, जो साउंड की वाइब्रेशन की वेव्स होती हैं इसको ये ट्रांसमिट करता है ऑडिटरी कनाल में। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कनाल इज अ थिन मेम्ब्रेन। जब ऑडिटरी कनाल खत्म होती है इसके आखिर में एक मोटी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं एयर ड्रम। अब एज द साउंड वेव्स हिट द एयर ड्रम, जैसे ही आवाज की लहरें जो है इस एयर ड्रम के साथ जाकर टकराती हैं, इट वाइब्रेट इट सीक्वेंस, तो ये इसकी सतह पर वाइब्रेशन पैदा कर देती हैं विद द साउंड वेव्स के साथ। समझ आ गई है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, समझ आ गई है? जी सर। जी सर। उसके बाद आ जाता है हमारा द मिडल एयर। यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, एक मिनट ज़रा होल्ड करें। जितना मैंने पढ़ाया है ना ये आप लोग 1 मिनट पढ़ें, मैं ज़रा लैपटॉप को चार्जर लगाऊँ। यस सर। मोटर चला गया है ना? यस सर। मास्टर ने क्या करो, थोड़ा पढ़ाया करे। तू क्यों नहीं कहना? असलान नींद आ रही। मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे कह देना हूँ। मैं मैटर की बच्चियां का फोन पीने लिया। क्यों ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ।
यार जल्दी मेडिसिन दे, मेरा पुत्र मिट मार, जल्दी जल्दी जैकटा पाओ। देखो टीम अर्थ गुल दी तैयार होई है ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇਗਾ। चार्ज लगा दो बस। हाँ जी पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ लिया है आप लोगों ने? बोला तो करो। अब ये कौन है? ये कौन है? तो कुरान नाम ये कौन है? पता नहीं सर, कोई खुरम है। तो आपका नाम यूज किया हुआ है। सर मैंने तो कहा आपने गाना लगाया है। हाँ जी मैं इतना अक्लमंद, इस तरह की तो मैंने हरकतें करनी है। ये ना वैसे खीर है, इस वजह से मैं कहता हूँ जिन लोगों ने आना होता है ना वो पहले आ जाया करें। अब ये बंदा है इस काबल? हाँ जी पढ़े हैं अब? जी सर। वैसे ना आज खीर ही करती है। इतना आप लोगों को समझाया लेकिन आप लोगों की ना बात समझ में नहीं आती। जब कोई टीचर फिर सख्ती करता है ना, फिर आप लोग सर आप बहुत ज़्यादा सख्त हैं, आप इस तरह हैं। अब अपनी हरकतें भी पहले खुद देख लें। आप लोग ये डिजर्व ही यही करते हो कि आप लोगों के साथ ना इसी तरह चला जाए। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेयरिंग के मुतल्लिक हम पढ़ रहे थे। तो हेयरिंग वाला हमारा पोर्शन जो था वो ऑलमोस्ट इसके हम पार्ट्स की तरफ मिडल एयर हमने पढ़ना था। मिडल एयर की हम हाँ जी शो हुआ है आपको? मिडल एयर यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। अब मिडल एयर के लिए ख़ास किस्म का हम आला यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टर कैन लुक डाउन द अब हो रहा है शो? आ जाओ अब शो हो रहा है। यस सर हो रहा है। द मिडल एयर यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। मिडल एयर के लिए खास किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर कैन लुक डाउन द ईयर कनार। ईयर कनार को देखने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड सी योर एयर ड्रम, और आपका एयर ड्रम देखने के लिए। विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मिडल एयर, जो कि शुरू होती है मिडल एयर के।
मिडल एयर जहाँ से शुरू होता है, एन एरिया दैट सर्व्स टू एम्पलीफाई द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साउंड। ये वो वाला हिस्सा होता है जहाँ दबाव पड़ता है साउंड का। एज सुन एज साउंड वेव स्ट्राइक द एयर ड्रम, जितनी जल्दी से जल्दी साउंड वेव जो होती हैं वो एयर ड्रम के साथ टकराती हैं, एंड कॉज इट टू वाइब्रेट, वो इसको वाइब्रेट करने की वजह बनती है। दे सेट इन मोशन 3 टीनी बोन्स। अब वो इस हरकत को 3 छोटी हड्डियों में तो हड्डियों तक भेजती है। द फर्स्ट ऑफ विच इज अटैच्ड ऑन द इनर साइड। पहली हड्डी वो जो कि इनर साइड एयर ड्रम के इनर साइड के साथ अटैच होती है। दीज बोन्स आर नोन एज अ हैमर। इन हड्डियों को हम हैमर कहते हैं। द एनविल एंड द स्टीरअप, ये 3 तरह की हड्डियां पाई जाती है। बिकॉज ऑफ देयर शेप, इनकी शक्ल की वजह से दीज 3 बोन्स नोन कोलेक्टिवली एज द ओसिकुलस, इसको हम ओसिकुलस कहते हैं। ब्रिज द गैप बिटवीन द आउटर एंड इनर एयर, ये बाहर वाले कान और अंदर वाले कान के लिए एक ब्रिज का काम सर अंजाम दे रही होती है। द ओसिकुलस सर्व अ डोर फंक्शन, इसके 2 काम होते हैं। दे एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट, एक तो ये मालूमात को ट्रांसमिट करने के लिए कि जो हमारे कान में मालूमात आई है या आवाज़ आई है तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरा इसका काम यह है द वाइब्रेशन ऑफ द एयर ड्रम टू एन अदर मेम्ब्रेन, और ये वाइब्रेशन पैदा करता है एयर ड्रम में जो कि दूसरी मेम्ब्रेन होती हैं उनके कॉल्ड द ओवर विंडो, इसको हम कहते हैं ओवर विंडो। विच डिवाइड द मिडल एयर फ्रॉम द इनर एयर, जो के दरमियानी कान को तकसीम करती है अंदरूनी कान से। द इनर एयर द मेन पार्ट ऑफ द इनर एयर आर द ओवर विंडो। अब जो बुनियादी हिस्सा होता है इनर एयर का वो ओवर विंडो कहलाता है। द कोक्लिया एंड द ऑर्गन ऑफ कोल्टी, जो ऑर्गन को कोल्टी जो ऑर्गन होता है वो कोक्लिया का होता है। लोकेटेड इन द कोक्लिया, ये कोक्लिया में पाया जाता है। द कोक्लिया इज अ स्नेल शेप्ड, इसकी शक्ल स्नेल शेप की तरह होती है। फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन द रिसेप्टर ऑफ हियरिंग, इसके शाफ्ट के अंदर एक माया भरा हुआ होता है जो कि सुनने वाले रिसेप्टर में पाया जाता है। द मूवमेंट ऑफ द ओवर विंडो सेट इन मोशन द फ्लूइड इज कोक्लिया, अब जो हरकत होती है ओवर विंडो में सेट इन मोशन इन द फ्लूइड इन कोक्लिया, वो कोक्लिया में मौजूद जो फ्लूइड होता है उसमें हरकत का बायस बनती है। यानी कि अगर ओवर विंडो के अंदर हरकत पाई जाएगी तो उसकी वजह से कोक्लिया के फ्लूइड के अंदर भी हरकत पैदा हो जाएगी। Motion of the cochlear fluid indicates a wave-like pattern of movement. अब जब कोक्लिया के फ्लूइड में हरकत बनेगी तो वो लहरों की सूरत इख्तियार कर जाएगी अलोंग द बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ। अ स्ट्रक्चर दैट रन्स नियरली द इंटायर लेंथ ऑफ द कोक्लिया, वो साख्त जो के साथ साथ चल रही होती है इंटायर लेंथ ऑफ द कोक्लिया, कोक्लिया की लंबाई के साथ साथ, एंड फंक्शनली डिवाइड द कोक्लिया इनटू अपर एंड लोअर डिवीजन, और वो कोक्लिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। एक हिस्से को हम अपर डिवीजन कहते हैं और दूसरे को लोअर डिवीजन कहते हैं। एम्बेडेड इन द बेसिलर मेम्ब्रेन आर द ट्रू ऑडिटरी रिसेप्टर, बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है वो सच्ची ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, हकीकी ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। द हेयर सेल, और ये हेयर सेल्स होते हैं। द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन कोक्लिया बैंड द टिनी हेयर सेल्स, अब कोक्लिया में जो हरकत होती है ना वो क्या करती है, जो इसके अंदर छोटे छोटे से बाल नुमा सेल्स पाए जाते हैं उन्हें बेंड कर देती है। एंड दे चेंज द एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स इनटू द न्यूरल मैसेज, और वो साउंड की तवानाई को न्यूरल मैसेज में
कन्वर्ट कर देती है। डेट आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, जो कि ब्रेन को ट्रांसमिट किए जाते हैं वाया द ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व के जरिए अ बंडल ऑफ एक्सॉन दैट गो इनटू द ब्रेन। एक एक्सॉन का बंडल होता है जो कि ब्रेन में जाता है। समझ आ गई है आप लोगों को? समझ